तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू टू चार्जेस, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, मैं लिख देता हूँ, या ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। देखो दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, अक्सर ये ऐसे ही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल बता दो एक पॉइंट पर, एक अभी पॉइंट में बनाऊंगा, या ये पूछ सकते हैं कि आप मुझे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो एट पॉइंट ड्यू टू टू चार्जेस। अब ये जो टू चार्जेस की बात कर रहे हैं ना, ये डायपोल ही होगा। अभी ज़रा देखो मैं बनाता हूँ, समझ में आएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू टू चार्जेस। अच्छा अब देखो ये आपने कैसे ड्राइव करना है। बेसिकली ये यही फार्मूला आपसे मांग रहे हैं। अब ये फार्मूला कैसे आएगा ज़रा मैं बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी दो चार्जेस हैं तो उनके दरमियान एक फील्ड तो होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एट पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है P, जिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। अब चार्ज कहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है। देखो जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ एज इट इज़ पेपर में ड्रॉ करना है और आपने अच्छे नंबर हासिल करना है। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। क्या हो गया आपके पास, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। आप चाहो तो पोलैरिटी ऐसे भी रख सकते हो कि इसको नेगेटिव कर लो, इसको पॉजिटिव, कोई मसला नहीं है। अगर बुक में ऐसा हुआ है तो ऐसे कर लो, कोई मसला नहीं होगा। थोड़ा सा ऊपर करके बना लेता, क्योंकि अगर डायग्राम अच्छी नहीं बने ना तो मज़ा नहीं आता समझाने में। अब देखो इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है आपने ये बताना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपके पास क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, थोड़ा सा साफ सुथरा बनाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास डिस्टेंस हो गया। अब एक डिस्टेंस आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, सिंपल बात हो गई। अच्छा अब एक होता क्या है कि ना ये यहाँ से लिया जाता है, सेंटर से लिया जाता है, सेंटर से लिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा चार्ज को नीचे कर देते हैं, सेंटर से लिया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कैलकुलेशन करते वक्त भी कि ये सेंटर से डिस्टेंस लिए जाते हैं, इसीलिए। अब ये आपका पॉइंट P हो गया, इस पॉइंट P को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं क्योंकि अभी हमें एक चीज़ बनानी है। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा होगा आपके पास, यहाँ पर इन दोनों में आपके पास होगा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। तो सेपरेशन बिटवीन द चार्ज कितनी है आपके पास, D है। सेपरेशन बिटवीन द चार्ज D है। अब ये सेंटर है, इस डायपोल का क्या है, सेंटर। अब सेंटर यानी इसको मिड पॉइंट भी कह सकते हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ये ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पर आधा डिस्टेंस आ रहा होगा और इस तरफ आधा डिस्टेंस बच रहा होगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, D का हाफ होगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। असल मसला होता है इसमें डायग्राम बनाना, तो इसीलिए डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। अच्छा, और एक डिस्टेंस मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, और जो बातें बुक में नहीं बताएंगी वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट ऐसे बनाया जाता है कि आधा डिस्टेंस इस तरफ रह जाए, आधा डिस्टेंस उस तरफ रह जाए, और आप दोनों को जब सम करोगे तो D आएगा। ज़रा इन दोनों का एलसीएम लेके चेक करो, आंसर आपके पास D ही आएगा। ये दोनों इसके बराबर ही आएंगे, ये दोनों इसके बराबर ही आएंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये हो क्या रहा है। अच्छा अब ये बात तो समझ में आ गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं हम, R। याद है ना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाल रहे थे तो टेस्ट चार्ज से लेकर सोर्स चार्ज तक का डिस्टेंस हमने क्या लिया था, R। तो यहाँ पर ये समझ लो एक टेस्ट चार्ज भी हो सकता था अगर चाहते तो, लेकिन यहाँ कोई टेस्ट चार्ज नहीं है, ये याद रखना। ये R हो गया। Q1 से लेकर Q2 के दरमियान का डिस्टेंस R हो गया, और Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ लिख रहा हूँ कि Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, नेचर अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए इसे सिर्फ Q भी लिखा जा सकता है, ये याद रखना। ये हो गया आपके पास, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर हुआ है उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी कवर हुआ है, तो ये हो गया आपके पास P। अब सॉरी R। अब यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन इसलिए ड्रॉ की जाती है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन होती है, ये आप बना रहे होते हो अपने आसानी के लिए। इस लाइन को कहा जाएगा Y। इसको क्या कहा जाएगा, Y। वो वाला Y नहीं, Q, ये वाला Y है, ABCD वाला Y, अल्फ़ाबेट वाला। अच्छा अब इतना समझ में आ गया, लेकिन अब ज़रा देखो
कि ये कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पर और यहाँ पर भी कुछ एंगल बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट सम कर दें और आ जाए। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एंगल बन रहा है। अगर एंगल नहीं बन रहा होता, फॉर एग्जांपल कोई फोर्स ऐसे किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये फोर्स लग रही है, तो जितनी फोर्स उस पर लग रही है हम उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई एंगल आ जाए, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है और इस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है, तो फिर आपको एंगल निकाल कर फिर जो फोर्स की एक्चुअल वैल्यू होती है वो निकालनी पड़ती है। याद है ना ये बात? यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है कि यहाँ पर एंगल बन रहा है, चीज़ यूँ है, यूँ नहीं है, ना ही यूँ भी नहीं है। अगर यूँ होती या यूँ होती तो कुछ सम हो जाता है या कुछ ना कुछ आपस में कैंसिल हो जाता। यूँ होने की वजह से एक हिस्सा फोर्स का लग रहा है, एक कंपोनेंट फोर्स का लग रहा है और दूसरा कंपोनेंट भी फोर्स का आएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम, ये हमारे पास एक वेक्टर है, समझ लो ये हमारे पास इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आ गई, ये रिजल्टन है और ये वेक्टर भी है। अच्छा देखो, वेक्टर में बता दूं क्या होता है भाई, वो जो आप लाइंस बनाते हो जिससे आप किसी भी चीज़ को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, वही वेक्टर होता है और कुछ नई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये वाला जो वो लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, वो ये हो गई। और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है इस पॉइंट पे, ये E2 हो गई और ये E1 हो गई। अब मैंने कहा ना, देखो एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा होगा कि ये आपका है सरफेस, ये आपका है सरफेस। कुछ चीज़ें मैं ऐसी बनाऊंगा जो नहीं है समझाने के लिए, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। थोड़ा सा इसको आगे, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब मैं डायग्राम चला देता तो क्या समझ में आती बात। अब देखो हमारे पास कंपोनेंट बनेंगे। अगर मेरे पास रिजल्टन है तो रिजल्टन कब बनता है भाई? देखो ना, रिजल्टन आपके पास कब बनता है? जब इसका कोई वाई कंपोनेंट हो और जब इसका कोई एक्स कंपोनेंट हो। ये एफ वाई कंपोनेंट होगा और अगर यहाँ पर से यहाँ तक ले लूँ तो ये एफ एक्स कंपोनेंट होगा। एफ एक्स एफ वाई को ऐड करूँगा तो एफ कंपोनेंट निकलता है। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल है तो यहाँ भी एंगल बन रहा है, तो ये एंगल के सामने हमेशा याद रखना, मैं ज़रा आपको ये चीज़ बता दूँ, हमेशा ज़िंदगी में इस बात को याद रखना कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर देख लो, इधर बना देता हूँ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, बल्कि चलो एक्स्ट्रा वर्क में कर रहा हूँ, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, अब कैसे पता चलेगा कि एक एंगल 90 का होगा? तो जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, एंगल जहाँ पर बनेगा, यानी जो एंगल आप बनाओगे उसके सामने हमेशा साइन होगा, साइन थीटा होगा। ये बात याद रहेगी हमेशा। हाँ, बस ये याद रख लो, हमेशा वेक्टर कंपोनेंट बनाना आसान हो जाएगा। तो एंगल के सामने क्या बना? साइन बना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। बात समझ आ रही है? देखो ना, एंगल के सामने जो बनेगा वो आपके पास क्या होगा? साइन होगा, वर्टिकल होगा। वर्टिकल कंपोनेंट यानी साइन आ गया आपके पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट जो क्या आ गया? E। अब E1 है तो E1 साइन थीटा। अच्छा, अब मैं इसी चीज़ को ना यहाँ भी बना सकता हूँ, इसी E2 को यहाँ पे नीचे बना सकता हूँ। तो ये लो यहाँ बना दिया। अच्छा ज़रा देख लेते हैं, इसको E2 कह लेते हैं, इसको E1 कह लेते हैं, ठीक है। मैंने E2 E1 वहाँ शिफ्ट कर दिया तो कोई मसला नहीं है, इससे भी हो जाएगा हमारा काम। असल में आपके बुक में ना यहाँ पर बनाई गई है डायग्राम, वैसे अक्सर आप देखोगे ना तो यहाँ बनाई जाती है ऊपर की तरफ, तो इसलिए थोड़ा सा मसला करता है। अच्छा, तो ये E2 बना दिया मैंने क्योंकि ये इसकी वजह से। अब देखो ये साइन वाला आ गया, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? बेस होगा आपके पास। तो ये कंपोनेंट कौन सा हो गया? E2 कॉस। अब बेस कैसे निकलती है? कॉस से। अब यहाँ पे भी आपके पास एक एंगल बन रहा है क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे बना दी गई है। तो ये हो गया आपके पास कौन सा? E साइन थीटा। और ये बेस हो गई। देखो इसकी बेस ना ये रही, सेम इसकी भी बेस सेम होगी, दोनों इस तरफ हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है। तो कॉस थीटा। अब बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ, बुक में इन्होंने कुछ और तरीके से दिया हुआ है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। इन्होंने E1 E2 लिखने के बजाय उसे E प्लस लिखा है और E माइनस लिखा है, और ये बिल्कुल सही है। क्यों 1 और 2 क्यों लिखते हो? ताकि पता चल सके अलग अलग चीज़ है। जब एक चीज़ को आप माइनस कह रहे हो
और एक चीज़ को प्लस, तो वो अलग अलग तो हो जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर E2 ना लिखो, ठीक है। मैंने ये समझाने के लिए किया था काम, ताकि बात अच्छी समझ में आए। ये E प्लस, ये माइनस, तो ये E प्लस हो गया, ये E माइनस हो गया, और ये वाला भी प्लस प्लस हो गया, और ये सॉरी ये माइनस हो गया, E माइनस। चलो इसको साफ बना देता हूँ, E माइनस कॉस। याद रखना ये E कॉस के साथ माइनस नहीं हो रहा है, ये E माइनस का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से आ रही है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का साइन कंपोनेंट है और एक नेगेटिव चार्ज का कॉस कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एज इट इज़ आपको बुक में इन्होंने ऐसे ही करके दिया हुआ है, और मैंने ऐसे बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया। और याद रखना ये है आपका थीटा, ये थीटा। अब डेरिवेशन यहाँ से चल रही है, इसको कंसीडर करते रहना। अच्छा, सो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, हेयर वी यूज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD, फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सर ये क्यों, अभी बताता हूँ। थोड़ा लिखने दो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। देखो भाई, एक वर्टिकल कंपोनेंट इस तरफ है, एक वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देखो ना भाई, अगर एक चीज़ ऊपर जा रही है, एक चीज़ नीचे जा रही है, इसको ऐसे समझाता हूँ। ये पेन ऊपर जा रहा है, ये पेन नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो किस तरफ जाएंगे? रेस्ट में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि ये इसकी इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। लेकिन ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है, और नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ आ रही है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, वर्टिकल कंपोनेंट जो दूसरे को कैंसिल कर देगा। देखो, कंपोनेंट बनाने का मकसद ये होता है कि चीज़ को आसान कर लिया जाए, कि एक्स डायरेक्शन में कितनी है चीज़, वाई डायरेक्शन में कितनी है, उसको अलग अलग कर दिया जाए। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होगी, और वो कैसे निकलेगी? E इज इक्वल टू E प्लस, देखो एक प्लस वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक प्लस वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक माइनस वाला, E प्लस कॉस थीटा और E माइनस कॉस थीटा। इधर तक कोई परेशानी, मुश्किल, टेंशन, कोई ऐसी बात जो मैंने कर दी हो, आपको समझ ना आई हो? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा देखो, एक और चीज़ समझा दूँ, इसको थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये E माइनस नहीं है, माइनस सिर्फ इसलिए लगाया ताकि पता चल सके कि वो नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से फील्ड आई हुई है। ये प्लस E प्लस कॉस थीटा नहीं है, प्लस सिर्फ इसलिए लगाया, सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है, सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है, ये सबस्क्रिप्ट में, इसको बेहतर कर लो। E टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन दोनों कंपोनेंट की वजह से आ रही है, सिंपल बात हो गई। अब मेरी ज़रा बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इससे पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़ाया था मैंने? हेयर, या एज वी नो डेट, हम जानते हैं ये बात अच्छी तरीके से कि E हमारे पास बराबर होता है किसके? 1/4 पाई E नॉट और Q/R का स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ा था इससे पहले वाले हमने जो डेरिवेशन की थी, इससे पहले डेरिवेशन एक कराई थी, उसमें आप टॉपिक देखना, आपको मिल जाएगा, आपको टॉपिक देखोगे ना, आपको वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले ही कराया था। अब मैंने क्या कहा कि E प्लस कॉस थीटा, E माइनस कॉस थीटा, मतलब ये E प्लस वाला और E माइनस वाला दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी दोनों के लिए ये वाला फॉर्मूला तो सेम रहेगा। जब एक दूसरे की चीज़ अपोजिट होती है ना, तो एक दूसरे को कैंसिल करती है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में है तो कैंसिल तो नहीं करते ना, ऐड हो जाते हैं आपस में। तो ये दोनों प्लस वाला भी इस डायरेक्शन में है और नेगेटिव वाला भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब भी E को यहाँ पर नहीं ड्रॉ किया गया, इस तरफ ड्रॉ किया गया, अगर मैं E माइनस की डायरेक्शन ड्रॉ करूँ ना, तो वो भी इस तरफ होगी, समझ गए? तो अब इसको ऊपर पुट कर दो, E तो 1/4 पाई E नॉट Q/R का स्क्वायर। अच्छा, ये Q कौन सा है? ये Q ये वाला है, देखो Q1 Q2 मैंने कहा था दोनों सेम होंगे तो Q के बराबर है। अच्छा, और प्लस 1/4 पाई E नॉट Q/R का स्क्वायर। देखो दोनों क्या हो जाएंगे माशाल्लाह से। देखो अब आपको बात अच्छी समझ आ चुकी है, ये बातें मैंने बहुत अच्छी क्लियर कर दी हैं आपको। अच्छा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, देखो सेम चीज़ें, तो 1/4 पाई
ई नॉट क्यू अपॉन आर। अब कुछ बच्चे पता है क्या कर सकते हैं कि इस 2 को इस 4 से कैंसिल कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो आगे चीज़ें चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए, तो हम इस 2 को इस 4 के साथ बिल्कुल भी कैंसिल करने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही हम इसको करने वाले हैं। वरना अगर हम इसको करेंगे ना तो हमारे कुछ जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगी, और अगर आप कैंसिल कर भी दोगे ना तो आगे जाके ये दोबारा आ जाएगी, तो इसलिए कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब कॉस तो रहेगा, कॉस थीटा तो रहेगा। देखो ना, मैंने ई प्लस की जगह ये पुट कर दिया, पहले ई प्लस की जगह ये पुट करा और फिर ई माइनस की जगह ये पुट करा, तो कॉस ही आ जाएगा और ई प्लस ई माइनस होकर ऐसे आ जाएगा। बात समझ आ गई ना? सिंपल। इसको लिख लो, यहाँ प्लस में भी था ये चीज़, माइनस में भी थी, ऐसे बात अच्छी समझ जाएगी। अब इस कॉस को उठा लो हेयर, कॉस थीटा। अब ज़रा इधर आ जाओ दोबारा। कॉस थीटा क्या होता है मुझे ज़रा बताओ? कॉस थीटा रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? देखो, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है? हाइपोटेन्यूज आपके पास आर है, समझ में आ रहा है ना? ये आर हाइपोटेन्यूज है, बट वहाँ हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस में रखना है आपने, ई में नहीं रखना। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपके पास? आर हो गया। बेस क्या है? ये चीज़ बेस है, किसके बराबर है? डी अपॉन 2 के। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखो ना, इस चीज़ के बराबर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूँ ये वाली लाइन 2 मीटर की है, इसके नीचे वाली लाइन कितने मीटर की होगी? आप देख के बता दोगे, जब ऊपर वाली 2 मीटर की है तो नीचे भी 2 मीटर की होगी, क्योंकि दोनों सेम बन रही हैं, दोनों सेम बन रही हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है यहाँ पर। तो बी किसके बराबर है आपके पास? डी अपॉन 2 के। और एच किसके बराबर है आपके पास? आर के। ज़रा पुट करो, इक्वेशन 1 कह लो इसे, ठीक है? तो ये डेरिवेशन मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ और साथ साथ डेरिवेशन भी अच्छी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय आर। अब आर के नीचे 1 तो होगा ही, है ना? अगर डिनोमिनेटर में 1 होता है, लिखते नहीं है, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन 2, 1 अपॉन 1 ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल होकर, ये ऐसे हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन 2r। अब इसको ज़रा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। जैसे डेरिवेशन लिखवा रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज़ लिखना पेपर में जाकर भी, क्योंकि बुक में ना बहुत शॉर्ट करके दिया हुआ है आपको। एक टीचर को तो समझ में आ जाएगी बात, मैंने देखा तो मुझे फ़ौरन समझ आ गया 5-10 मिनट में, लेकिन स्टूडेंट के लिए मुश्किल बनेगी। तो पुट, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर से करके ना, तो पुट कॉस थीटा इन इक्वेशन 1। इसी तरह इक्वेशन को आगे भी नाम देते रहेंगे। तो आपके पास क्या आ गया? E इज इक्वल टू 2 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह क्या आ चुका है? डी अपॉन 2r। तो इस वजह से मैंने कहा था नहीं कैंसिल करना। देखो 2 ख़त्म, कैंसिल। r इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया? 4 पाई ई नॉट। r के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ? r क्यूब हो जाएगा, है ना? बेसिस सेम पावर ऐड, जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। सिंपल मैथ का रूल है 9-10 वाला। अच्छा, डायपोल पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या फार्मूला था डायपोल का? DIOPOLE। डायपोल का फार्मूला क्या था? P बराबर था आपके पास किसके? Q के, D के, वेक्टर क्वांटिटी है। तो QD की जगह आप क्या लिख दोगे? P लिख दोगे। पर अभी यहाँ डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुई है आपकी, यहाँ से तो भी काम आगे चलेगा। 4 पाई ई नॉट P अपॉन R क्यूब। ठीक है, यहाँ तक कुछ बात मुश्किल, परेशानी, टेंशन कुछ भी नहीं हुआ होगा, मुझे पता है बहुत आसानी से ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब काम करेंगे फॉर R क्यूब नहीं, सिर्फ R। ठीक है, R। अब ज़रा यहाँ पर देखो, ये क्या बन रहा है आपके पास? मैं इसको यहाँ पर R को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। समझ लो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, ये मेरे पास ये आ गया। देखो ये R हो गया, ये R हो गया, सामने वाली साइड Y हो गई, और ये हो गया मेरे पास D/2। इसको मैंने क्या किया है? इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने बस आपके लिए क्या किया?
आई थिंक हमसे y और d गलत जगह शिफ्ट हो रहा है, ये y हो गया और ये d/2 हो गया। मैंने क्या किया, मैंने ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था इसको ऐसे करके लिख दिया ताकि आपको नज़र आ जाए। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, असल में हमें r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें अगर कोई साइड निकालनी हो, चाहे वो बेस हो या परपेंडिकुलर हो या हाइपोटेन्यूस हो, तो क्या करते हो, ये बात नहीं लिखी हुई बुक में उन्होंने, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो अप्लाई, अब ये बात नहीं लिखी, मैं फिर बता रहा हूँ, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम याद रखे जाते हैं ताकि हमें आगे यूज़ हो जाए। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। 2-3 स्टेप बेशक मैंने ज़्यादा करा दिए होंगे, लेकिन बात एक्सप्लेन कर दी है पूरी। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, व्हाट इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हियर? तो आर स्क्वायर हो गया। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है आपके पास d/2 रख लो और इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। और बाकी क्या है आपके पास? y का स्क्वायर, y स्क्वायर को पहले लिख लेना, d/2 का होल स्क्वायर बाद में लिख लेना। अच्छा, अब मुझे r चाहिए था, मैंने r के लिए कैलकुलेशन की है, r स्क्वायर के लिए नहीं की है, तो मैं क्या लगा दूंगा? स्क्वायर रूट लगा दूंगा ताकि मेरा r आ जाए। तो ये r आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ? y को पहले लिख रहा हूँ, y स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ और d/2 को बाद में लिख रहा हूँ और स्क्वायर को, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लो। अच्छा, अब मुझे अपनी इस डायग्राम को मिटाना होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ इस डेरिवेशन को इस स्टेप में कंप्लीट करना। जैसे लिखवा रहा हूँ एज इट इज़ लिखते रहिए ताकि बात बहुत अच्छी समझ में आ जाए। अच्छा, तो देखो ये हो गया, ये हमारे पास एक्सप्लेन हो गया। अब मैं वाई स्क्वायर को कॉमन, अच्छा एक मिनट रुको ज़रा, ऐसे लिख लो इसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपके पास ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट आपके पास किसके बराबर होता है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वाई स्क्वायर प्लस d/2 ऐसे लिखा जा सकता है। ये कि क्या था हमारे पास? स्क्वायर रूट था ना हमारे पास, स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? 1/2 के। कोई गलत बात लिखी है मैंने? ये स्क्वायर रूट सबको पता है ये बात कि 1/2 के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट को 1/2 करके लिख दिया। अब r किसके बराबर है? इधर पुट कर दो, पुट r इन इक्वेशन 2, पुट r इन इक्वेशन इक्वेशन 2। तो क्या आ जाएगा आपके पास? e एज इट इज आ जाएगा और 1/4 पाई 1/4 पाई e0 आ गया, p तो एज इट इज रहेगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास, डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास y का स्क्वायर प्लस d/2 और होल पे स्क्वायर, एक आ गया आपका 1/2। लेकिन देखो यहाँ पर क्यूब भी मौजूद है, तो क्यूब इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये याद रखना, क्यूब न्यूमरेटर में है, 1/2 आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा है कि 1 न्यूमरेटर में है और 2 डिनोमिनेटर में है, तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दूं तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा? 3 बना लेगा। समझ में आ गई ये चीज़ कैसे हुआ? ये स्टेप बहुत मुश्किल करेगा, नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलो अब दिख रहा होगा, मेरे रिफ्लेक्शन आ रही है ना इसलिए नज़र नहीं आ रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब बस हो गई ये कैलकुलेशन, बस एक छोटा सा काम करना है। मैं वाई स्क्वायर को कॉमन निकालना चाह रहा हूँ, टेक कॉमन, टेक कॉमन, कॉमन क्या निकालना चाह रहा हूँ मैं आपका? वाई आई थिंक क्यूब में कॉमन निकलेगा ना, नहीं वाई कॉमन निकालना चाह रहा हूँ, बल्कि वाई स्क्वायर ही कॉमन निकलेगा। वाई स्क्वायर कॉमन निकालो तो 1/4 पाई e0, बड़ी डेरिवेशन है ये डायपोल वाली। तो देखो वाई स्क्वायर कॉमन निकल गया। ये कॉमन की टेक्निक क्या होती है कि आपको जो चीज़ कॉमन निकालनी है ना उसको आपने बाहर लिख लिया, ठीक है। लेकिन याद रखना वाई स्क्वायर पे 3/2 भी था, तो ये 7 बाहर आते आते ना 3/2 को भी लेता हुआ आएगा। आपके घर में 5 लाख रुपए का हिस्सा है, तो जब आप उस घर से निकलोगे तो 5 लाख रुपए का हिस्सा लेके निकलोगे ना। तो इसी तरह से
या आपके पास मोटरसाइकिल थी बहुत अच्छी जो आपने खुद खरीदी थी, तो जब अपने घर से जाओगे तो मोटरसाइकिल लेते हुए जाओगे। तो इसी तरह से जब वाई स्क्वायर बाहर जा रहा है इस घर से, इस फैमिली से, तो वो 3/2 भी तो साथ लेता हुआ जाएगा ना। बात सिंपल है। और जो चीज़ कॉमन निकाली है उसी चीज़ को आप डिवाइड कर देते हो। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर। अब क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि डिवाइड करा देते हैं तो इधर ऐसे वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा के लिख दिया। ठीक है, अभी भी यही वाई स्क्वायर डिवाइड ही हो रहा है ना। मल्टीप्लाई में 1/वाई स्क्वायर हो रहा है, लेकिन सिर्फ वाई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। अच्छा, और बाकी आई थिंक 3/2 तो हमारा एज इट इज रहेगा, वो तो कहीं नहीं जा रहा। अच्छा देखो, ये 2 न्यूमरेटर में है, ये वाला 2 डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल हो गया। अब आपको आपका जो इक्वेशन थी वो नज़र आ गई है ना, 1/4 पाई ई नॉट। जब ही ये बोल रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके पास आ गया y का क्यूब, और बराबर में आपके पास आ गया 1 आ जाएगा। वाई स्क्वायर से कैंसिल 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये वाई स्क्वायर अंदर चला जाएगा, तो ये d/2 पर होल स्क्वायर था, तो y पे से भी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास d/2 और ये y। अब ये क्या हो रहा है मैं ज़रा बता देता हूँ। देखो y पे भी स्क्वायर था ना, तो y ने भी अपना स्क्वायर कॉमन करवा दिया। किसको? इस स्क्वायर के साथ। मैं ज़रा इसको समझा देता हूँ। देखो आपके पास अगर d पे भी स्क्वायर है और y पे भी स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि d/y का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना। तो यहाँ भी बिल्कुल यही चीज़ हुई है कि आपके पास y पे भी स्क्वायर था और अगर d पे भी स्क्वायर है, होल पर स्क्वायर है, तो स्टेप ज़्यादा कर लोगे। पहले d को स्क्वायर दे दो, 4 को स्क्वायर दे दो और y को स्क्वायर, फिर एक साथ कॉमन ले लो, फिर d 2 और y बचेगा। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर हुई है। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो कि नोट करने वाला है कि जब d/y, ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है, ये बात मैं पढ़ भी देता हूँ। हाँ, यहाँ तक तो बिल्कुल हमारा वैसे ही ड्राइव हो जैसे कहा था। अच्छा, एक छोटी सी बात, जब d/y, वो डायग्राम मैंने मिटा दी मगर उससे समझा देता, लेकिन आपके पास अगर बुक है तो इसके ऊपर वाला पेज देखो कि जब d/2 और y, या ख़ास तौर पे d/y, इसके ऊपर जब स्क्वायर आ रहा होगा और d बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा होगा, d की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी आ रही होगी, तो इसको 0 के बराबर ले लेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। मेरे पास एक पेंसिल है, न्यू पेंसिल है एक, वो कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी होती है न्यू पेंसिल। एक पेंसिल है इतनी छोटी सी, वो इतनी छोटी होती है कि आप उसको इस्तेमाल करना छोड़ देते हो, फेंक देते हो, अपने पास नहीं रखते, बोलते हो ख़त्म हो गई। जबकि वो बचती, वो पेंसिल अभी भी होती है, लेंथ उसकी कुछ ना कुछ होती है, मगर इतनी छोटी होती है कि आप लोग बोलते हो मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह यहाँ पर है कि d/y इतनी छोटी लेंथ आ जाएगी कि आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। तो आप क्या करोगे? d/2y = 0 रख लोगे। तो देखो जब यहाँ पर 0 आएगा तो मैं लिखवा देता हूँ एक स्टेप और, कोई मसला नहीं है। वैसे तो अमूमन ये स्टेप ऐसे ही कर देता हूँ डायरेक्ट, लेकिन मैंने कहा चलो बता देते हैं। तो ये आ गया p/y3, और बच क्या गया आपके पास? देखो ये 0 आ गया तो ये 1 बच गया और 3/2। अब 1 के ऊपर 3/2 लो, 5/2 कुछ भी ले लो, वो 1 ही आता है। तो ये तो ख़त्म हो गई ना चीज़, ये तो ख़त्म हो गई भाई। कोई मुश्किल तो, कोई गलत बात तो नहीं करी ना मैंने। 3/2 तो ये ख़त्म हो गई। तो आपके पास फाइनल फार्मूला क्या आया? जगह नहीं बची है, इसी को यहीं से हटा देता हूँ। तो फाइनल फार्मूला 1 का आपने 3/2 लिया, 1 ही आया, और 1 को y³ से मल्टीप्लाई कराया तो 1 ही आ गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर ये आ गया। और ये ड्राइव करना था, ये ड्राइव करना था ना भाई। देख लेता हूँ, ये ड्राइव करना था, कुछ और ड्राइव कर दिया मैंने? नहीं, यही ड्राइव करना था। तो 1/4 पाई ई नॉट p/y³। समझ आई बात? आई ना समझ? अब इसी बात पे सब्सक्राइब करना, दोस्तों वगैरह में शेयर करना। भाई बड़ी मेहनत से मैं ये चीज़ें आपको कराता हूँ, लेकिन माशाल्लाह से स्पीड अच्छी थी। अच्छा, अब आप बोलोगे सर बुक में यही डेरिवेशन तो सिर्फ इतने से स्टेप में कर दी उन्होंने। बेशक मैं भी करा सकता था, मगर आपका मुझसे पता है क्या सवाल होता है? सर यहाँ से ये कैसे आया? अच्छा, फिर मैं आपको जब शॉर्ट में कराता तो आप बोलते सर यहाँ से ये कैसे आया, फिर बोलते आप यहाँ से ये कैसे आया, फिर आप बोलते सर यहाँ से ये कैसे आया। आपके इतने सारे सवाल निकलते। मैंने वो सारे सवालों के जवाब आपके सामने रख दिए कि ये क्यों आया, हाउ इज़ कम।
या हाउ डिड इट कम। तो ग्रामर ठीक होनी चाहिए हमारी। अच्छा चलो ये हो गया, अब एक और डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी ना असल में 2 डेरिवेशन थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये टॉपिक जो है ना, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज अलग अपलोड कर देना चाहिए। उसकी वजह मुझे ये लग रही है क्योंकि देखो डायपोल अलग चीज़ है, डायपोल अलग चीज़ है, लेकिन मैंने आपके सामने अब डायपोल को इसके साथ जोड़ के करा दिया है, तो मैं इन दोनों को एक साथ ही रखूँगा, अलग अलग नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ आगे लिख दूंगा हेडिंग वगैरह जो लिखनी होगी, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। चलो, क्योंकि डायपोल एक अलग बात है, ठीक है, मतलब रिलेट तो आपस में करती हैं लेकिन वो टॉपिक अलग पढ़ा जाता है। और फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू 2 चार्जेस, ये अलग चीज़ है, लेकिन चलो कोई मसला नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया हो। अब हमारा जो है वो वर्क एग्जाम्पल है। वर्क एग्जाम्पल में उन्होंने डेरिवेशन ही मांगी है आपसे अगेन, और वो डेरिवेशन इन ही स्टेप्स के ऊपर है जो कि हमने करा, और थोड़े बहुत स्लाइडली चेंज है। उन स्लाइड चेंजेस को देखते हैं क्या है। मैं करा रहा हूँ, मसला नहीं है, मैं करा रहा हूँ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। वही आपके पास सेम डायग्राम है, एक पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड के 2 चार्जेस हैं, विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जिन्हें आपने स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया है। लेकिन एक मसला है कि ये सेम चार्जेस ना डायपोल नहीं है। उसकी वजह ये है कि डायग्राम जो यहाँ पे बनी हुई है ना, उसमें प्लस Q और प्लस Q लिया हुआ है। डायपोल जब होता है जब अपोजिट नेचर हो, यहाँ नेचर अपोजिट नहीं आई है। अभी बनाता हूँ, समझ में आ जाएगी। तो वही सेम चीज़ है, डेरिवेशन करो, आओ करके दिखाता हूँ। चलो डायग्राम बना देता हूँ, फिर डेरिवेशन करा देता हूँ। तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लो, इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये आपका आ गया पॉइंट P, सही है, ये आ गया आपका पॉइंट P। ये आपके आ गया चार्ज 1 प्लस Q लिखा हुआ है, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे प्लस Q लिखा हुआ है, और ये आ गया आपका चार्ज 2 जो कि प्लस Q ये लिखा हुआ है। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस आपस में क्या होगा, मिल जाएगा, जैसे पहले किया। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस आपस में मिल जाएगा, और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस मिल जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस आप सबको पता है, ये टोटल डिस्टेंस D है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, D/2 है, और इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस D/2 है। तो करते हैं ज़रा, मुझे भी आप लोगों को पढ़ाकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। यकीन मानना, मैं इस चीज़ को बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मुझे आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिलता है, और बड़ा इसको एंजॉय करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छी लगती है ये चीज़। Y/R, ठीक है, सेम वही डायग्राम है जो पहले वाली बनाई, जो चेंजेस हैं वो मैं भी बताता हूँ क्या होंगे। अच्छा देखो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो है वो इधर आएगी, लेकिन अब ये प्लस में ही लिखी जाएगी, ठीक है, और ये इसकी वजह से जो आएगी वो इधर लिखी जाएगी। तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर नहीं बनाओ, इसको रहने दो। ये P बड़ा मसला करता, पहले भी मसला कर रहा था, बार बार मिटा के इधर उधर कर रहा था मैं। अच्छा तो देखो यहाँ एंगल बन गया, यहाँ एंगल बन गया, 2 एंगल आ गए। अब आपको जो वो अगर प्रोडक्ट कंपोनेंट समझ नहीं आ रहे होंगे ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वो यहाँ अच्छे समझ आ जाएंगे। देखो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, एंगल के सामने बन रहा है, ये तो पता चल गया आपको कि ये साइन कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है, E प्लस का, और ये भी E प्लस है, देखो ना दोनों E प्लस, तो इन दोनों की वजह से जो फील्ड होगी वो भी E प्लस होगी। तो इसे मैंने E प्लस का साइन कंपोनेंट लिख दिया। यहाँ से लेकर ये नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा, E प्लस कॉस। मैं फिर बता रहा हूँ, ये प्लस सब्सक्रिप्ट में लिख रहा हूँ, उसके साथ कॉस के साथ कुछ ऐड वैड नहीं हो रहा है ये। अच्छा देखो यहाँ भी सेम ही है, E प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर E प्लस कॉस थीटा। अब एक मज़े की बात, ये वाला चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस पॉइंट पर, तो
एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये बात ठीक कर रहा हूँ ना मैं? देखो, जब आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो, फोर्स उस तरफ लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरफ निकल रही होगी। अब जैसा इधर से हुआ ऐसा ही इधर से भी होगा कि यहाँ से अगर फोर्स लग रही है तो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। तो ये क्या हुआ कि वाई एक्स कंपोनेंट वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी वो तो एक दूसरे के अपोजिट चली गई, यानी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ज़ीरो हो गए भाई। देखो, पीछे वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हुए थे, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़ीरो हो गए। एक इस तरफ जा रही है फील्ड, एक इस तरफ जा रही है। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने की वजह एक और भी है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड की फील्ड होंगी, सेम चार्ज से आ रही हैं, सेम पॉइंट पी पर आ रही हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर आ रही हैं, सेम आ रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब मैं क्या करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से मिलेगी। हॉरिजॉन्टल लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिकम हो जाएंगे ज़ीरो। यानी ज़ीरो क्या कि E इक्वल टू ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई प्लस, देखो दोनों प्लस है तो प्लस ही लिखो, कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होंगे। देख लो, ज़ीरो इसलिए लिख दिया ताकि आपके बात में भी, मतलब दिमाग में भी ये बात हो जाए कि हाँ ये सर ने ऐसे करा था। लेकिन यहाँ जो होगी हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट से वजह से होगी, वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब वर्टिकल कंपोनेंट्स यहीं लिख देते हैं थोड़ा सा कि ई प्लस कॉस, मैं फिर बता रहा हूँ ये प्लस सब्सक्रिप्ट में मेरा बहुत बराबर में लगता है, ज़रा ये इसको देख लेना, ई प्लस कॉस थी, सॉरी कॉस क्यों आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट है तो साइन आएगा ना, साइन थीटा। देखो आप लोग भी मेरी गलती करेक्ट नहीं करते, साइन थीटा, ठीक है। अब हेयर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ई हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये बराबर में जो मैंने आर लिखा है ये वेक्टर फॉर्म लिखी है, चाहो तो लिखो या नहीं लिखो, ये मर्जी है, इधर पुट करो। तो ई आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा ई की जगह वैल्यू पुट करो, 1/4 पाई ई नॉट और क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, कॉस थीटा यहाँ पर आ रहा है, चाहे तो कॉमन करके लिख लो या ऐसे थीटा लिख लो, एक ही बात है। तो 1/4 पाई ई नॉट क्यू और आर का स्क्वायर, कॉस क्यों आ रहा है, साइन आ रहा है ना। असल में ये अक्सर जब भी मैंने डेरिवेशन की है ना हमेशा कॉस से की है, तो ये मेरे दिमाग में बैठी हुई है, ये मैं अपने एग्जाम में भी कर चुका हूँ यूनिवर्सिटी के, ये आई थी मुझे याद है, देखो पढ़ा था तो पढ़ा पा रहे ना। तो अब देखो दोनों चीज़ें तो सेम है, सिंपल ऐड हो जाएंगी आपस में, और इसकी वजह भी पता है आपको क्यों हो रही है, इससे पहले वाली डेरिवेशन में मैं बता चुका हूँ। तो क्यू अपॉन आर का स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है भाई। कोई मुश्किल परेशानी टेंशन वाली कोई बात करी मैंने? नहीं सर आपने अच्छी बातें करी हैं अब तक। अच्छा देखो ज़रा मेरी बात सुनो, इक्वेशन नंबर 1 का हो, और फॉर साइन थीटा को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। साइन किसके बराबर होता है भाई, बिल्कुल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर चेक करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये वो नहीं है, क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है। परपेंडिकुलर देखो क्या है, परपेंडिकुलर ये है d/2 है, नहीं पर ये तो बेस हो जाएगी, ये नहीं है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपके पास y है, परपेंडिकुलर क्या है, देखो ये जो बन रहा है ना, ये यहाँ पे भी आप बोलोगे सर वो तो इतनी बड़ी लेंथ है और वो इतनी छोटी लेंथ है। असल में ना ऊपर वो जो छोटा सा काम किया है ना वो उसके कंपोनेंट के लिए किया गया है। असल में अगर मैं बिल्कुल सही डायग्राम बनाऊँ ना तो ये वाली लेंथ बिल्कुल इसी के बराबर बनेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब इतनी जगह नहीं है हमारे पास कि ऊपर जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल इसके सेम साइज़ बनाए जा सके, तो इसीलिए ये इतनी बड़ी लेंथ को सिर्फ छोटा सा करके बनाया है। लेकिन जो परपेंडिकुलर यहाँ है ना वही परपेंडिकुलर यहाँ भी बन रहा है। उसकी वजह क्या है कि ये चीज़ ऐसे होती है। समझ में आ रही है बात? ये चीज़ ऐसे है, समझ लो, ठीक है। तो ये कोई रटवा नहीं रहा हूँ, देखो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बिल्कुल सही सही बातें बता रहा हूँ।
अच्छा हाइपोटेन्यूज तो वही आर है, तो क्या आया साइन थीटा आपके पास क्या आया y अपॉन आर। इसकी डेरिवेशन अलग है, रटना मत वरना तो मुश्किल कर जाएगी बात। अच्छा पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। आप लोग दुआ करना कि मैं जल्द से जल्द कैमरा ले लूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई आप लोगों को क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब मिलती है, मैं भी इतना बुरा आ रहा होता हूँ इसके अंदर कभी कभार तो मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पाता कि ये कौन बंदा खड़ा हुआ है। क्या कर सकते हैं भाई, अब पढ़ाना तो नहीं छोड़ेंगे ना, कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो। अच्छा तो ये यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, यहाँ तक हमारे को बात समझ में आ गई। अच्छा देखो मैं ये बात आपको पहले बता चुका हूँ कि क्यू डी आपके पास डायपोल होती है, यहाँ पर क्यू डी नहीं आया है, यहाँ पर क्यू वाई आया है। तो अभी आगे चलते हैं, मैं बात और क्लियर कर दूंगा। 1/4 पाई ई नॉट क्यू वाई। और याद रखना बुक की डेरिवेशन अगर पेपर में लिखोगे, अच्छा टीचर हुआ तो शायद पूरे नंबर दे दे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाला टीचर हुआ और अच्छा टीचर हुआ तो वो नंबर काटेगा आपके। क्यों? क्योंकि बुक में उन्होंने ऐसे लिखा है कि सिर्फ टीचर ही उस डेरिवेशन को अच्छा समझ सकता है, एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं खुद भी अगर स्टूडेंट होकर देखता तो मैं बोलता पता नहीं क्या लिख दिया गया है। तो आपने ये डेरिवेशन लिखनी होगी जिसमें एक एक पॉइंट पता हो कि यहाँ ये हुआ है, यहाँ ये हुआ है, वहाँ वो हुआ है। और ये इसलिए मैं इतनी लंबी लंबी करा भी रहा हूँ, 1 घंटा भी इसमें लग रहा है पूरा पूरा। हो गया, समझ आ गई बात? मुश्किल, परेशानी, टेंशन, घबराए हुए हो नहीं? अब आर क्यूब के लिए काम करो, फॉर आर क्यूब। घबराना तो वैसे भी नहीं है भाई। अच्छा आर क्यूब के लिए काम करो, तो आर क्यूब क्या है? वही पाइथागोरस थ्योरम, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? आर, बल्कि मैं एक काम करता हूँ ना, पहले वो लिख ही देता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है? यानी हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज इधर देखो, इसको नहीं देखना, इसको देखो, इसमें तो हमने पुट करना है, इक्वेशन 2 बना लो इसे। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? आर, तो आर इसका स्क्वायर हो गया। बाकी तो वही है, वाई स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर ले लो वाई स्क्वायर और बेस ले लो d/2, तो वाई स्क्वायर प्लस d/2। क्या मुझे आर स्क्वायर चाहिए था? बिल्कुल नहीं सर, आपको आर चाहिए था तो स्क्वायर रूट लगा लो, ख़त्म करो बात। टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है भाई। वाई स्क्वायर प्लस d/2 और ये इस तरह। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसे कि वाई स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर और ये 1/2। क्या मैंने कोई गलत बात करी? नहीं सर, आपने बिल्कुल गलत बात नहीं करी। आज पता नहीं ये बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, ये बार बार मेरे पाँव में क्यों आ रहा है माइक का तार। वैसे तो नहीं तंग करता था ये भी पता नहीं शरारती हो गया, तंग कर रहा है। चलो तो पुट करो इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो क्या आया आपके पास? फाइनल प्रोडक्ट क्या निकला? ये फाइनल नहीं है असल में, ठीक है, 2/। अच्छा एक बात बताओ, हाँ ये 2 कैंसिल नहीं हो पाया ना हमारे पास। उसकी वजह ये है कि 2 कैंसिल यूँ नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास वो नहीं था, क्या कहते हैं, बराबर में से वो ही नहीं आया हमारे पास। बराबर में से हमारे पास वो d/2 पाई आता है ना, इससे पहले हमारे पास d के साथ 2 आया था ना नीचे, वो नहीं आया। तो अब पता क्या करेंगे, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, सही है, इसको मज़ीद आगे नहीं खींचते हैं वरना ये अच्छी बात नहीं होगी, अच्छा सॉल्व करने का तरीका नहीं होगा। इसको मज़ीद आगे नहीं खींचते हैं, ये आगे 2 कैंसिल नहीं होगा कभी भी। तो डायरेक्ट 2 और 4, पहले तो कैंसिल हो रहा था इसलिए नहीं किया था, यहाँ नहीं होगा। तो 2 को 4 से कैंसिल कर दो तो ये यहाँ पर बच जाएगा, ये 2 हट जाएगा, 1/2 पाई ई नॉट। डेरिवेशन करते वक्त आप अपने मुताबिक काम करते हो कि जहाँ चाहिए चीज़ चाहिए, वहाँ नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ख़त्म बात। सबस्क्रिप्ट में क्या आ गया? वाई क्यूब आर क्यूब, लेकिन ये तो आर है, ये तो सिर्फ आर है। पुट करो ज़रा, अभी पता चल जाएगा। वाई क्यूब प्लस d/2 और ये वाई स्क्वायर। अब 1/2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्यूब। ऐसा क्यों किया मैंने? देखो सिर्फ आर की जगह क्या आ गया?
ये चीज़ आ गई, सिर्फ आर की जगह क्या आ गया, ये चीज़ आ गई। लेकिन इसका क्यूब भी तो करना था, मल्टीप्लाई करा दिया उसके साथ 3 को। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है भाई, बहुत मैथ पढ़ा दिया मैंने आपको, आप चीते हो चुके हो मैथ में। तो मैं आप लोगों को ना हौसला दिलाता हूँ कि आप कर सकते हो, आप में पोटेंशियल है, तो मुझे उम्मीद है आप एक दिन कर लोगे। अगर मैं आपको बोलूँ नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, आपने नहीं पढ़ा, आप नहीं करोगे, आप नहीं कर पाओगे, बोलोगे आप सर बना ही कर रहे, सर ही हिम्मत नहीं कर रहे तो हम क्या हिम्मत करें। तो वाई स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, फिर मैं इसको ख़त्म करता हूँ डेरिवेशन। तो 3/2 सही है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए लगा रहा था मैं क्योंकि 2 था, तो अब 2 तो कैंसिल कर चुका हूँ ना मैं। अब मुझे वाई स्क्वायर कॉमन निकालना है, टेक कॉमन। ये टेक की जगह फेक हो गई है, टेक कॉमन। और कॉमन क्या निकालना है मैंने, वाई स्क्वायर। चलो तो ये आ गया मेरे पास 1/2 पाई ई नॉट क्यू आई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन। अब इससे पहले भी ये काम किया था, और क्या था वो बताया भी था कि आपके पास अच्छी सी मोटरसाइकिल है, घर से जाओगे तो वो लेते हुए जाओगे, है ना। तो अगर इस वाई स्क्वायर पे 3/2 है, तो जब ये बाहर जाएगा ना तो इस 3/2 को भी लेता हुआ जाएगा। तो ये ज़रूर लगा लेना मेरे भाई, ठीक है। बाकी तो फिर इंशाल्लाह कुछ मसला नहीं होने वाला आपको। अच्छा, कॉमन में क्या करते हो आप, इस तरह के कॉमन में वैसे तो नॉर्मल कॉमन भी इसी तरह लिया जाता है, लेकिन वो शॉर्ट में कर दिया जाता है। लेकिन इसमें कॉमन में क्या करते हो कि जो चीज़ कॉमन निकालते हो ना उसको आप दोनों तरफ डिवाइड कराते हो, मतलब इधर भी डिवाइड कराओगे, इधर भी डिवाइड कराओगे, दोनों टर्म के साथ डिवाइड कराओगे, क्योंकि आपने उसे बाहर निकाला है तो इस तरह से लिखोगे। और इसका आपको लॉजिक भी पता होगा, मैं इसे मैथ में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस तरह, क्योंकि हमने अंदर राउंड ब्रैकेट लगा लिया है, तो सही मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि अब हम अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के करें। अच्छा देखो ये मिटा रहा हूँ। अब देखो ये डेरिवेशन काफ़ी बड़ी थी तो इसलिए टाइम भी मुझे ज़्यादा देना पड़ा आपको। अब बस ये हो गई है। अच्छा देखो खल्लास खल्लास। अब देखो ये क्या होगा, आपके पास अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा d/2 और y अंदर आ जाएगा, स्क्वायर कॉमन में निकल जाएगा, ठीक है। तो e = 1/2 पाई ई नॉट, ये याद है ना ई नॉट क्या होता है। अच्छा क्यू वाई, और ये क्या नीचे क्या आ रहा है। अच्छा देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब आप बोलोगे सर कैसे, मैं ज़रा बताता हूँ, इधर बता देता हूँ। देखो ये वाई स्क्वायर है और अगर बड़ा करके लिखूँ तो 3/2 है, सही है। 6 × 3 6 हो गया, 1 पर आता है 3 पर आता है, तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा, है ना। तो जब मैंने यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल किया तो सिर्फ 3 बच रहा था। तो देखो अब देखो ये छोटे छोटे स्टेप्स हम डेरिवेशन में पूरे खोल के नहीं लिख सकते, वरना तो सिर्फ इसी स्टेप को लिखने के लिए मुझे 5 आगे स्टेप और करने पड़ जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें पता होती है कि हमने कैसे किया है। अभी आप बड़े लेवल की मैथमेटिक्स करोगे ना, अभी और चीते हो जाओगे, देखना। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। अब देखो ज़रा मेरी बात सुनो, मुझे एक बच्चे ने बोला था, मुझे अक्सर वो बच्चे की बात याद आती है, अच्छा लगा उसने बात बोली कि सर आप जो है वो कैलकुलेटर से करते हो, आपको क्या कैलकुलेशन नहीं आती। मैंने कहा भाई ये कैलकुलेशन कौन याद रखता है कि 2.2 × 6.3 क्या होगा, आपको भी शायद ना पता हो, अमूमन कोई याद नहीं करता। अच्छा पीछे हमने ये बात पढ़ी थी कि जब d जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा y से, तो ये जो टर्म है वो 0 के बराबर रख लेंगे हम, और वजह भी मैंने बता दी थी, है ना, कि बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ हो जाएगी तो आपको क्या काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। क्यू वाई, आप बोलोगे सर ये y से y³ कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो, बस कुछ वजह है, अभी बताता हूँ क्या वजह है। ये 0 हो गया 3/2, अब 0 + 1 रहता है ना, तो 1 आ गया। चलो एक स्टेप और कर देते हैं, 0 + 1 रहता है, 1 का 3/2 1 आता है, क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, वही होगा जो था, वही बचेगा जो है QY/Y³। देखो ये 1 है, सॉरी ये 3 है, ये 1 है, तो नीचे कितना बचा, 2 बचा। यही डेरिवेशन तो ड्राइव करने के लिए कहा था।
चलो, बगैर बोर कराए, बगैर कोई चीज़ ख़राब करे डेरिवेशन ठीक हो गई। चेक तो करते हैं ठीक करें या गलत किया है। पता चले खुद ही ने गलत कर दिया मैंने। 1/2 पाई ई नॉट क्यू अपॉन वाई स्क्वायर। चलो बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही काम हुआ। वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, लेकिन आपके सामने है कि चीज़ भी बड़ी करानी थी, कोई टाइम नहीं लिया मैंने, जल्दी लिखा। राइटिंग आई थिंक थोड़ी मेरी स्लो होगी, आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह से भी टेस्ट करेंगे। कुछ ना समझ में आ ज़रूर पूछना, बताऊँगा। और अगर डायपोल के टॉपिक में ना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्जेस है ना, ये दोनों शामिल हैं, तो इसको आपने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि पेपर में ये आपको तंग कर सकते हैं, बिल्कुल तंग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद